नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी हॉरर स्टोरीज में। मैं हूं रोशन और यहां हर कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कुछ भयानक और ऐसी कहानियां जो आपके रगों को ठंडा कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आगरा में रात गिर चुकी थी। सर्द हवाएं जमुना की ओर से ऐसे चल रही थीं जैसे कोई अदृश्य प्राणी फूंक मारकर शहर को जगाने की कोशिश कर रहा हो। ताजमहल के चारों मीनारों पर फड़कती हल्की रोशनी उन्हें बहुत दूर से किसी देखती आंख जैसा एहसास दे रही थी। अमन नोएडा का एक यूट्यूबर अपने दो दोस्तों रोहित और साहिल के साथ आगरा आया था। प्लान था एक नाइट डॉक्यूमेंट्री शूट करने का, ताजमहल आफ्टर मिडनाइट, ताकि चैनल पर कुछ हटके कंटेंट आए। तीनों को लगा था कि यह सिर्फ एक रोमांचक अनुभव होगा। उन्हें क्या पता कि ताज की रात में सिर्फ प्यार की कहानियां नहीं, कुछ और भी दफन है, कुछ ऐसा जिसे सदियों से लोग नाम नहीं दे पाए। रात 12:47 ताजमहल के मुख्य गेट के सामने सड़क वीरान थी। जिसने भी देखा समझ जाता कि आधी रात को यहां कोई घूमने नहीं आता। अमन ने कैमरा चालू किया। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, अमन कैमरे में बोला। अगर कहीं कुछ असामान्य मिला तो बोनस। रोहित हंसा। हाँ भैया, बोनस में भूत भी मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। साहिल ने उसे कोहनी मारी। बकवास मत कर, रात में यहां ऐसी बात नहीं बोलते। रात जितनी गहरी हो रही थी, ताजमहल उतना ही अजीब लग रहा था। दूर चांद की रोशनी में उसकी सफेद मार्बल की दीवारें कोई अलग ही कहानी सुना रही थीं, जैसे किसी को याद कर रही हों या किसी को ढूंढ रही हों। उनके तीनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड रोकता है। रात में यहां कोई नहीं जाता, खासकर आज की रात तो बिल्कुल नहीं। अमन हंसकर पूछता है, क्यों भाई, आज क्या खास है? गार्ड की आंखों में डर तैराया। आज पूर्णिमा की रात है और इस रात ताज के अंदर कुछ होता है। गार्ड उन तीनों को जाने से मना करता है, लेकिन अमन रिश्ता निकालता है, परमिशन ले आता है। थोड़े पैसे भी लगते हैं। आखिरकार उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। अंधेरे में कदम रखते ही हवाएं बदल जाती हैं, जैसे हवा के कणों में कोई प्राचीन सरसराहट हो। ढीली जमीन जैसी आवाजें आने लगती हैं। साहिल फुसफुसाता है, तुम दोनों ने महसूस किया तापमान अचानक गिर गया। रोहित मोबाइल टॉर्च जलाता है। ये सब व्हाइट मार्बल है यार, ठंडा रहता है, साइंस पढ़। लेकिन वो खुद भी कांप रहा था। करीब 1:10 कैमरे में एक धीमी जैसी आवाज रिकॉर्ड होती है, बिल्कुल मानवीय, लेकिन बहुत दूर से, जैसे कोई औरत रो रही हो। अमन कैमरा पैन करता है। किसी ने सुना? ये सबको सुनाई देती है। रोहित घबरा कर बोलता है, ये हवा की आवाज नहीं थी। आवाज दोबारा आती है, इस बार थोड़ा पास से। साहिल का चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या हम लौट चलें? कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमन अभी भी कंटेंट के चक्कर में था। बस थोड़ा और शूट करते हैं, कुछ मिलेगा तो वीडियो वायरल जाएगी। वे आगे बढ़ते हैं। सन्नाटा इतना गाढ़ा था कि फूंक मारो तो टूट जाए। ताज के संगमरमर पर पड़ती उनके कदमों की आवाज भी उन्हें खुद अजनबी लग रही थी। अचानक रोहित रुकता है। तुम लोगों ने देखा? सामने कोई खड़ा है। ताजमहल की छाया में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिख रही थी। लंबे बाल, बिल्कुल स्थिर शरीर, चेहरा स्पष्ट नहीं, धुंधला, अनजाना, जैसे कोई फोटो धीरे धीरे उभर रही हो। अमन कैमरा झूम करता है। उसका हाथ कांप रहा था। औरत धीरे धीरे मुड़ती है। उसका चेहरा दिखाई देता है, आधा जला हुआ, आधी खाल काली पड़ी, आंखें सफेद, बिना पुतली के। एक पल को लगा कि वो मुस्कुरा रही है, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोहित चीख उठता है। लाइट झिलमिलाने लगती है। हवा अचानक तेज हो जाती है। औरत अचानक गायब हो जाती है, जैसे हवा में घुल गई हो। साहिल लगभग रोने लग रहा था। हम वापस चलेंगे। इसी वक्त तीनों भागते हुए बाहर की ओर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे दौड़ते, ताजमहल के गलियारे बढ़ते जाते। जो रास्ता 30 सेकंड का था, वो 3 मिनट में भी खत्म नहीं हो रहा था। दीवारों पर हल्की हल्की परछाइयां दौड़ रही थीं। किसी के कदमों की आवाज पीछे पीछे आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अमन मुड़कर देखता है। वो औरत अब ज्यादा साफ, धीरे धीरे पास आ रही थी। अमन पीछे मुड़कर देखता है।
वही औरत अब पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसके कदम संगमरमर पर नहीं पड़ रहे थे, वो तैरते हुए जैसे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसका आधा जला हुआ चेहरा हल्की चांदनी में और भी भयानक लगता था। उसकी आंखों की सफेदी इतनी चमकदार थी मानो भीतर जलती कोई पुरानी आग अब भी बुझी ना हो। रोहित घबराकर चीखता है, अमन कैमरा बंद कर, यहां से भाग। पर अमन जैसे सम्मोहित हो गया था। कैमरा चलाता हुआ धीरे धीरे पीछे की ओर चलता जा रहा था। साहिल अमन को पकड़कर हिलाता है, अमन होश में आ, वो हमारे बिल्कुल पास है। अगले ही पल ठक 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 कदमों जैसी आवाजें फिर गूंजती हैं, पर अब वो आवाज सामने से नहीं, बाएं दाएं ऊपर पीछे हर तरफ से आ रही थी। ताजमहल के अंदर मानो कई लोगों की परछाइयां एक साथ चलने लगी हों। तीनों भागना शुरू करते हैं। कदमों की आवाज उनके साथ दौड़ रही थी, जैसे पूरे ताज में कोई भी जगह उनकी नहीं रही। 1:27 सुबह वे उस लंबे गलियारे में पहुंचते हैं जो मदद के बिना कोई पार नहीं कर पाता। चारों तरफ बेहरी कर देने वाली सन्नाटा, फर्श पर चांदनी की हल्की परत और हवा में धूप बत्ती जैसी अजीब गंध। अमन धीरे से बोलता है, यह आवाज रुक क्यों नहीं रही? रोहित घबरा कर कहता है, यह आवाज हमारे पीछे से नहीं आ रही, ये दीवारों के अंदर से आ रही है। साहिल की रीढ़ जैसे जम गई। दीवारों के अंदर कोई कैसे? उसकी बात पूरी होती उससे पहले संगमरमर की बाईं दीवार पर एक काली हथेली का निशान उभरता है, जैसे कोई अंदर से धक्का मार रहा हो। हथेली धीरे धीरे नीचे तक खिसकती जाती है और जहां जहां उस काली हथेली का छूना होता, संगमरमर की सफेदी काली पड़ती जाती। साहिल डर से करा उठा, ये इंसान नहीं हो सकता। फिर दूसरी तरफ की दीवार पर दूसरी हथेली, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर दर्जनों, जैसे पूरे ताज की दीवारें किसी अदृश्य भीड़ से भर गई हों जो बाहर निकलना चाह रही हों, और हर हथेली की दिशा सीधे उन तीनों की तरफ। अचानक एक स्त्री स्वर, धीमा पर क्रोध से भरा, क्यों आए हो? क्यों जगाया मुझे? आवाज इतनी साफ थी कि तीनों के पैरों से जमीन खिसक गई। अमन कैमरा घुमाता है। गलियारे के अंत में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो चुप नहीं थी। उसके कंधों पर से जलती राख गिर रही थी। चेहरा आधा पिघल रहा था, जैसे कोई पुरानी आत्मा वापस अपना शरीर ढूंढ रही हो। उसकी आवाज बेहद धीमी पर कान चीर देने वाली, मेरे ख्वाब को खलल क्यों डाला? अमन कांपते हुए बोलता है, हम बस एक वीडियो शूट कर रहे थे, हमें नहीं पता था। वो औरत घूरते हुए कहती है, सदियों से मैं यहां हूं, किसी की मोहब्बत की कैद में। एक पल को ऐसा लगा कि उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें बन गईं। फिर अचानक उसके मुंह से चीख फूट पड़ी। चीख इतनी तेज कि गलियारे की हवा कांप उठी। लाइट एकदम से बंद, काला अंधेरा। अमन कैमरा गिराता है। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंधेरे में दौड़ने लगते हैं। आखिर काफी देर भागने के बाद जब वो फर्श पर गिरते हैं, एक हल्की रोशनी फैलने लगती है। साहिल हांफते हुए कहता है, ये कौन सी जगह है? रोहित देखता है। वे ताजमहल के एक पुराने हिस्से में पहुंचे थे, जिसे आमतौर पर दर्शकों के लिए बंद रखा जाता है। दीवारों पर पुरानी उर्दू में शिलालेख लिखे थे। संगमरमर में दरारें थीं और बीच में पड़ा था एक बहुत पुराना लोहे का छोटा दरवाजा। दरवाजे पर एक वाक्य खुदा था, यहां वो नहीं, उसकी परछाई सोती है। साहिल की सांस रुक गई। मतलब ताजमहल में सिर्फ मकबरा नहीं, कुछ और भी दफन है? अमन फुसफुसाया, हम गलत जगह आ गए हैं। जैसे ही वो दरवाजे को देखते हैं, अंदर से किसी के नाखूनों की आवाज आती है, कर कर कर। तीनों पीछे हट जाते हैं और तभी ऊपर से वही स्त्री की आवाज गूंजती है, तुम अब कभी वापस नहीं जा पाओगे। अमन, रोहित और साहिल ऊपर देखते हैं। वो औरत संगमरमर के पिलर पर उल्टी लटकी हुई थी। लोहे की जंजीरें उसके पैरों में बंधी हुई और उसका चेहरा उल्टा होकर सीधा उनकी तरफ झूल रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके होंठ धीरे धीरे खुलते हैं। तुमने मुझे देख लिया है। अगले ही पल वो उनके ऊपर गिरती है। रोहित चीख पड़ता है। कैमरे का माइक्रोफोन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अगले ही पल वह औरत उन तीनों के ठीक ऊपर गिरती है, लेकिन
जमीन पर गिरने की धप पे आवाज नहीं आती। तीनों आंखें बंद करके चीखते हैं, पर जब अमन धीरे धीरे आंख खोलता है, वो औरत हवा में ही इंचों की दूरी पर ठहर गई थी, जैसे किसी ने उसे बीच आसमान में पकड़कर रोक दिया हो। उसका चेहरा तिरछा होकर अमन से चिपकने जितना पास, और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, धूम्र की तरह धुंधली। अचानक तड़ाक, वो औरत अपने ही सिर को झटका देती है और उसका गर्दन छटाक से 1.5 गुना लंबी हो जाती है। अमन और रोहित शायद अपनी जगह से उठ तक नहीं पाए। साहिल चिल्लाता है और तीनों पीछे की ओर गिरते हुए उस छोटे प्रांगण की दीवार से टकरा जाते हैं। औरत की गर्दन इतना आगे आ चुकी थी कि अब उसका चेहरा तीनों के ठीक बीच में था। उसकी सांसों में एक जली हुई सीलन भरी गंध थी, मानो सदियों से कोई आत्मा सिर्फ धुआं निकलती रही हो। उसकी फटी लटकती आवाज गूंजती है, तुम मुझे जगा क्यों दिया? तीनों वहीं जड़ हो चुके थे। उसका शरीर वहीं हवा में ठहरा था, लेकिन उसकी परछाई धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी, जैसे पानी में स्याही घुलती है। वो परछाई फैलकर 3 दिशाओं में बंटती है। एक परछाई अमन की ओर, दूसरी रोहित की ओर और तीसरी साहिल की ओर बढ़ने लगी। रोहित रोते हुए चीख उठा, ये क्या है? ये हमें क्यों घेर रही है? साहिल दीवार से पीठ टिकाकर कांपता हुआ बोला, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो किसी कैद की गई आत्मा का बाकी हिस्सा है। अमन के कैमरे की स्क्रीन चालू थी। लाल रिकॉर्डिंग लाइट टिमटिमा रही थी। उनके चेहरे पर झिलमिल पड़ती रोशनी और फैलती काली परछाइयां। दृश्य इतना भयानक था कि कैमरे का लेंस भी कांपता हुआ सा दिख रहा था। अचानक लोहे के उस छोटे दरवाजे से आवाज धड़ाम, जैसे अंदर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। साहिल चीखता है, वो दूसरी तरफ भी कोई है। रोहित कांपते हुए कहता है, नहीं, वो कोई नहीं, वो कुछ है। ये ताजमहल में ऐसी जगह है जहां कभी किसी को नहीं लाया जाता। दरवाजे के नीचे से हल्की सी राख बाहर निकलने लगी। राख में मिलकर एक काला धुआं बाहर फैल रहा था, जो हवा में घूमते हुए औरत की परछाई से मिलने लगा। औरत की आवाज गूंजती है, मेरी परछाई अधूरी थी। उसकी गर्दन वापस सिकुड़ने लगती है। चेहरा फिर से आकार लेने लगता है, जैसे वो कुछ प्राप्त कर रही हो, कुछ खोया हुआ। अमन धीरे से पूछता है, तुम कौन हो? औरत का चेहरा अचानक स्थिर हो जाता है और वह पहली बार अपनी पुतली वाली आंखें खोलती है, काली, तेज और गहरी। वो कहती है, मैं मुगल सल्तनत की वो रूह हूं जिसे कभी दफन नहीं किया गया, जिसे सिर्फ छिपाया गया था। तीनों के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। साहिल कांप कर बोला, मतलब तुम यहां की महारानी? औरत की हंसी हवा को काटती हुई निकलती है, धीमी लेकिन रीढ़ जमा देने वाली। नहीं, महारानी नहीं, पर मेरे कारण ताजमहल बना। उसकी परछाइयां 3 दिशाओं से तीनों के पैरों को छूने ही वाली थीं कि अचानक धड़ाम एक जोरदार झटका होता है। सारी परछाइयां पीछे हट जाती हैं। औरत चीख उठती है। जैसे ही चांद ढका, पूरा ताजमहल काले अंधेरे में डूब गया। न रोशनी, न आवाज, बस दिल की धड़कन। तीनों रेंगते हुए एक दूसरे को पकड़कर दीवार के कोने में जा बैठते हैं। अमन फुसफुसाता है, ये क्या हो रहा है? रोहित कांपते हुए बोलता है, मुझे लगा था ताजमहल प्यार की निशानी है, ये जगह कुछ और ही है। अचानक अंधेरे में एक कदमों की आवाज, धीरे, बहुत धीरे, थक थक थक। साहिल सिहर कर बोलता है, वो वापस आ रही है। अमन कैमरे का नाइट विजन ऑन करता है। स्क्रीन पर दिखाई देता है वो औरत, अब बिल्कुल जमीन पर, लेकिन उसके साथ एक और आकृति खड़ी थी, एक लंबा काला साया जिसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। औरत उस साये की ओर देखकर कहती है, मैंने उन्हें पकड़ लिया है, अब ये भी हमारे जैसे। अमन का हाथ कांप गया, तन मन सुन्न हो चुका था। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर पूछा, हमारे जैसे क्या? औरत धीरे धीरे उसे घूर कर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में सदियों पुराना दर्द और नफरत, कैद में बंद हमेशा के लिए। अगले ही पल वो साया तीनों की ओर बढ़ने लगा। कहानी का सबसे खतरनाक पल अब शुरू होने वाला था। वो काला साया तीनों की तरफ बढ़ रहा था। न कोई चेहरा, न शरीर का आकार, सिर्फ एक लंबी काली आकृति
जैसे किसी ने अंधेरे को मोड़कर इंसान का रूप दे दिया हो। अमन, रोहित और साहिल एक कोने में सटकर बैठे थे। साये की चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम उनके दिल की धड़कन बढ़ा दे। अमन कैमरा उठाकर उसकी तरफ करता है। नाइट विजन में उस साये का शरीर दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ दो छोटे छोटे सफेद बिंदु, जैसे आंखें नहीं, दो जले हुए छेद हों। औरत धीरे से साये की तरफ देखती है और कहती है, इन्हें वहीं ले जाओ जहां मुझे कैद किया गया था। तीनों की सांस रुक गई। साया धीरे धीरे उनके करीब आता है। उसकी उपस्थिति इतनी भारी कि हवा तक थम गई। साहिल चिल्लाता है, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। औरत उसकी तरफ देखते हुए बुदबुदाती है, मैं भी कुछ नहीं कर पाई थी, फिर भी मुझे इस ताज में दफना दिया गया। उसकी आवाज किसी टूटी हुई चूड़ियों की तरह कर्कश थी। साया अचानक नीचे झुकता है और तीनों के पैरों के नीचे का संगमरमर धीरे से ढंसने लगता है, जैसे जमीन पिघल रही हो। अमन कांपते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? रोहित चिल्लाया, हम नीचे जा रहे हैं, ये फर्श नरम कैसे हो गया? संगमरमर दरारों में बदल गया, फिर धूल बनकर हवा में उड़ने लगा और नीचे खुला एक गहरा अंधेरा कुआं जैसा मार्ग। औरत मुस्कुराई, यहीं मेरी सच्चाई छिपी है। अगले ही पल तीनों फर्श के साथ नीचे गिरते हैं। उनके गिरने की आवाज पूरे प्रांगण में गूंजती है। तीनों गीली मिट्टी पर गिरते हैं। चारों तरफ सड़ंध की गंध, जैसे सदियों पुरानी लाशों की नमी। अमन धीरे से उठता है और कैमरा ऑन करता है। कैमरे में दिखता है एक बेहद पुराना घुमावदार गलियारा, दीवारें नम, टूटी हुई और काली परछाइयों से रंगी हुई। साहिल डरते हुए पूछता है, ये जगह क्या है? उनकी सांसें थम जाती हैं। साया उनके पीछे खड़ा है। वो पुरानी दीवार पर अपना हाथ लगाता है और दीवार के बीच एक नक्काशी चमकने लगती है। जहां पापी की रूह को हिसाब देना हो, वहां रोशनी भी जाने से डरती है। रोहित कांप उठता है, ये कोई जेल थी? अमन घबराकर बोलता है, ताजमहल सिर्फ मकबरा नहीं, ये शायद सल्तनत का सीक्रेट कैद खाना भी रहा होगा। साया उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करता है। वे गलियारे में आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में उनके कदमों की आवाज भी डूब जाती है। हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई उन्हें वापस मोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक दीवारों पर हजारों उंगलियों के निशान उभर आते हैं, कुछ पतले, कुछ मोटे, कुछ जैसे बच्चों के, और उनमें से कई निशान खून जैसे लाल। साहिल रोने लगता है, ये सब कौन लोग थे? पीछे से औरत की आवाज आती है, जिनके लिए कब्र भी नसीब नहीं हुई। तीनों पीछे मुड़ते हैं। औरत अब तहखाने में उतर चुकी थी, पर इस बार उसका चेहरा और ज्यादा सड़ चुका था। आंखें गहरी धंसी, होंठ फटे और गर्दन टेढ़ी। वो चली नहीं, बल्कि धुएं की तरह सरकती हुई आगे आई। उसने एक मिट्टी से भरी कोठरी की ओर इशारा किया। अंदर एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का तख्त था। तख्त के पास पड़े थे लोहे के टूटे कड़े, जैसे किसी को बांधने में इस्तेमाल किए जाते हों। अमन पूछता है, क्या ये तुम्हारी जगह थी? औरत का चेहरा अचानक गुस्से से जलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो चिल्लाई, नहीं, ये वो जगह है जहां मुझे मेरे ही प्यार ने हमेशा के लिए कैद किया। उसकी चीख से तहखाना हिलने लगा। दीवार से धूल गिरने लगी। लाइट की किरण कांपने लगी। तीनों पीछे हटते हैं। औरत का शरीर धुआं बनकर फैलने लगा। उसकी परछाई लंबी होकर दीवारों पर चढ़ने लगी। वो कहने लगी, मैं ताजमहल बनने से पहले उसकी रखैल थी। तीनों की सांसें रुक गईं। जिससे उसने वादा किया था कि मुझे भी किसी रानी की तरह दफन करेगा। उसकी आवाज करुणा से भरी थी, पर दर्द उससे भी ज्यादा। लेकिन जब मैं मरी, उसने मुझे यहां फेंक दिया ताकि मेरा नाम कभी दुनिया तक न पहुंचे। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और तब से मैं यहां इंतजार कर रही हूं। अमन हकलाते हुए बोलता है, किसका? औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। उन लोगों का जो ताज की रात को मेरी परछाई जगाते हैं। साया आगे आ जाता है। औरत के शब्द गूंजते हैं, और आज तुम तीनों मेरे साथ यहीं रहने वाले हो। वो चीखती है। अगले ही पल तहखाने की सारी दीवारें उन पर बंद होने लगती हैं। अमन कैमरा गिरा देता है। कहानी का मोड़ अब चरम पर पहुंच रहा। तहखाने की दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। संगमरमर की मोटी पट्टियां खुद ब खुद खिसक रही थीं,
जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरी इमारत को जकड़ लिया हो। अमन, रोहित और साहिल दीवार की ओर धकेले जा रहे थे। टॉर्च पहले ही बुझ चुकी थी। अब सिर्फ अमन के कैमरे की हरी नाइट विजन लाइट चमक रही थी। अंधेरे में औरत का चेहरा किसी धुंधले धुएं की तरह फैल रहा था। उसकी आवाज धीमी लेकिन भीतर तक चीर देने वाली। तुम अब बाहर नहीं जाओगे, रोहित चिल्लाता है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमें जाने दो। औरत की गर्दन चरमराते हुए तिरछी हो जाती है। मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था, फिर भी मुझे अंधेरे में गाड़ दिया गया। उसकी आवाज में सदियों की नफरत थी। काले धुएं सा साया धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। उसका रूप अब किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि किसी टूटी हुई परछाई जैसा दिख रहा था। अमन कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करता है। स्क्रीन पर दिखता है दीवारें सिर्फ बंद नहीं हो रही बल्कि उन पर उभरने लगे हैं उंगलियों के नीले निशान। सैकड़ों, हजारों। साहिल कांपते हुए बोला, ये किसके निशान हैं? औरत की आंखें धीरे धीरे जलने लगीं। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि तीनों की सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं। ये उन लोगों के हैं जो सदियों में यहां फेंके गए। दीवार से एक लोहे का पुराना कड़ा अचानक अपने आप गिरा। उसके साथ टूटी हुई जंजीर सरकती हुई अमन के पास आ गिरी। अमन घबराकर पीछे हट गया। औरत आगे बढ़कर कहती है, ये सब मेरी तरह ही बिना नाम के दफन किए गए थे। उसने अपनी उंगलियां दीवार पर रखी और पूरा तहखाना एक साथ चीख उठा। अचानक हवा ठहर गई। औरत बहुत धीमे, बहुत नजदीक आकर बोली, तुम्हें पता है यह तहखाना क्यों बंद कर दिया गया था? तीनों चुप थे। रोहित रो रहा था, साहिल कांप रहा था, अमन बस सांस रोककर सुन रहा था। औरत ने जवाब दिया, क्योंकि यहां की दीवारें मरने वालों की आखिरी सांसें दोहराती हैं। अगले ही पल दीवारों से आवाजें आने लगी, बचाओ, मुझे यहां मत छोड़ो, मैं जिंदा हूं, दरवाजा खोलो, किसी को बताना मत। तीनों के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। औरत की हंसी गूंजी, अब तुम्हारी आवाजें भी जुड़। वो काला साया चलते हुए अचानक रुकता है, फिर बिना चेतावनी धड़ाक वो अमन की तरफ झपटता है। अमन जमीन पर गिरता है, साया उसके चेहरे पर झुकता है। रोहित और साहिल उसे खींचकर पीछे करते हैं। साया दीवार में घुसता है और वहीं से एक काली उंगली निकलती है जो रोहित की गर्दन छू जाती है। रोहित चीखता है। उसकी गर्दन पर नीला निशान बन जाता है, जैसे कोई बर्फ की नुकीली छुरी फिर गई हो। औरत धीमे से कहती है, ये निशान कभी नहीं मिटता। तीनों को महसूस होता है अंधेरे में कहीं कोई और भी है। कोई कदमों की आवाज, बहुत कमजोर, बहुत थकी हुई। दीवार के दूसरे छोर से एक बूढ़ी टूटी हुई आवाज आती है, भागो जब तक मौका है। अमन कैमरा उधर करता है। स्क्रीन में दिखता है एक बूढ़ा आदमी, हड्डियां और त्वचा से बाहर निकली हुई, कपड़े फटे, आंखें कुहासे जैसी। वो एक कोने की दीवार पकड़कर खड़ा था। साहिल फुसफुसाकर बोला, ये कौन है? बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, मैं इस तहखाने का आखिरी जिंदा कैदी हूं। औरत चीखती है, उसकी आंखें जलने लगती हैं। यह जिंदा कैसे है? इसे मर जाना चाहिए था। बूढ़ा आदमी गुस्से से कांपते हुए बोला, मैं मरना चाहता हूं, लेकिन यह तहखाना किसी को मरने नहीं देता। अमन, रोहित और साहिल की रूह जैसे जम गई। बूढ़ा आदमी हांफते हुए जमीन पर गिरा और इशारा किया, निकास उधर है। एक बेहद तंग अंधेरा रास्ता। औरत गर्जना करती है। तहखाने की नींव हिलती है। कोई भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। दीवारें अब तेजी से बंद हो रही थीं। साया तेजी से फैल रहा था। तहखाने का हर दरवाजा बंद हो रहा था। तीनों मौत और आजादी दोनों के बीच फंस चुके थे। रात अब अपनी चरम पर थी। ताजमहल की सफेद संगमरमर की दीवारें चांद की रोशनी में हल्की नीली चमक छोड़ रही थीं, लेकिन पास जाकर देखने पर वही रोशनी घुटी घुटी, धुंधली और भारी लगने लगी थी, जैसे किसी ने इस जगह पर रात को ताला लगा दिया हो। रोशन, आदित्य और विनय तीनों उस अधखुले गेट के अंदर खड़े थे। शरीर से पसीना टपकता, सांसें तेज और कानों में वही धीमी धीमी स्त्री की कराह जो दूर से आती थी, फिर अचानक बिल्कुल पास सुनाई देने लगती थी। मदद, विनय कांपते हुए बोला। यह आवाज पीछे से आई थी या आगे से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आदित्य ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी आंखें एक ही जगह जमा थीं।
ताजमहल के अंदर की उस काली सीढ़ी पर, जहां कुछ पल पहले कोई सफेद साया जैसे फिसलता हुआ अंदर गया था, रोशन ने देखा सीढ़ियों से ठंडी हवा नहीं बल्कि बदबू निकल रही थी। ऐसी बदबू जो किसी पुराने कब्रिस्तान, गले हुए कपड़ों और राख की महक से मिलकर बनी हो। उसने धीमे से कहा, यह जो भी है इंसान नहीं है, समझ रहे हो ना? तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे एक लंबा गलियारा था, काला, नमी से भरा और दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचें, मानो किसी ने अपनी नाखूनों से इसे रातों रात चीर दिया हो। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, धीमी, खींचती हुई, जैसे किसी के पैरों में जंजीरें बंधी हों। विनय ने जैसे ही पलटकर देखा, उसकी गर्दन हिलते हिलते वहीं रुक गई। एक औरत, गले तक फटी सफेद साड़ी में, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी काली। वह कुछ नहीं बोल रही थी, बस उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे तीनों उसी की तलाश में आए हों। विनय हिल भी नहीं पाया। औरत ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, वही हाथ जिसकी उंगलियां शरीर से 2 गुनी लंबी थीं। उसने कुछ फुसफुसाया, तुम देर से आए। अगले ही सेकंड विनय हवा में उठा, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो और धड़ाम काले गलियारे की दीवार पर फेंक दिया। उसका शरीर वहीं बेहोश होकर गिर गया। रोशन चीखा, विनय! आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, यह वही रूह है, शाहजहां की बेगम, जो प्यार से नहीं एक अधूरे बदले से बंधी है। रोशन, क्या? आदित्य, इतिहास की एक कहानी है जिसे किताबों में नहीं लिखते। कहते हैं कि शाहजहां के मरने के बाद बेगम की आत्मा चैन से नहीं सो पाई, क्योंकि उसे अपने आखिरी पल में धोखा मिला था। वो आज भी अपने अधूरे वादे पूरे करवाने को भटकती है, और जो रात को ताज के पास आता है वह उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है। रोशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ने लगा सीढ़ियों की तरफ, लेकिन गलियारे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने रास्ता बंद कर दिया हो। पीछे से वही औरत चीखी, रुको! उस चीख से पूरा गलियारा कांप गया। दीवारों की धूल झड़ने लगी, दूर कहीं संगमरमर की ईंटें गिरने लगीं। आदित्य ने हिम्मत करके रोशन का हाथ पकड़ा, अगर तू रुका तो हम भी नहीं बचेंगे, दौड़! रोशन ने आखिरी बार पीछे देखा। वह औरत अब हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें खून की तरह चमक रही थीं और उसका मुंह इतना फैल चुका था कि जैसे किसी को पूरा निगल ले। दोनों सीढ़ियां भागते हुए चढ़े। हर कदम के साथ पीछे से भारी सांसें सुनाई देती। हा, रुको रुको, मेरे पास आओ, जैसे कोई मरती हुई रूह आखिरी बार अपना हक मांग रही हो। वे गेट से बाहर निकले। भीतर का अंधेरा अचानक तेज हुआ और जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, सब कुछ शांत, एकदम शांत। हवा थम गई, आवाजें रुक गईं, साया गायब, मानो वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। सूरज निकल चुका था, आसमान हल्का पीला। विनय उसी जगह बेहोश पड़ा था, पर जिंदा। तीनों ने बिना पीछे देखे, बिना एक शब्द बोले उस जगह से भाग जाना ही सही समझा। लेकिन जाते जाते रोशन ने ताजमहल की दीवार पर एक चीज देखी, एक लंबी खरोंच, ठीक उसी ऊंचाई पर जहां उस औरत का हाथ आखिरी बार उठा था। वह खरोंच धीरे धीरे खुद ब खुद फैल रही थी, जैसे कोई रूह दीवारों के अंदर बंद होने से मना कर रही हो। रोशन के मन में सिर्फ एक ही बात उभरी, ये खत्म नहीं शायद। उस रात हम बच तो गए, लेकिन जो ताजमहल की दीवारों में दफन इतिहास हमने देखा, वह अब भी जिंदा है। और अगर कभी चांदनी रात में आप उस महल के पास से गुजरें, तो किसी ठंडी हवा में आपको भी एक आवाज सुनाई दे सकती है, रुको, कौन जाने अगला शिकार कौन हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी।